दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग औरंगजेब के काल में जो विद्रोह हुए थे 17वीं सदी के उत्तरार्ध में, उन विद्रोहों पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख विद्रोहों पर चर्चा करेंगे और इन विद्रोहों के स्वरूप को भी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। तो औरंगजेब के शासनकाल के परवर्ती चरण अर्थात 17वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगलों के विरुद्ध जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख आदि विद्रोह हुए थे। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो तथ्य महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाट विद्रोह को देखते हैं। तो जाट जो थे वो मथुरा के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ एक खेतिहर समुदाय था, अर्थात ये मूलतः कृषक थे। मथुरा का जो शाही फौजदार था अब्दुल गनी, वह जाटों पर अत्याचार कर रहा था। 1669 ईस्वी में जाटों ने तिलपत के जमींदार था गोकला, उसके नेतृत्व में मुगल शासन के विरुद्ध भयंकर संघर्ष आरंभ किया। तो जाटों के संघर्ष की ये शुरुआत थी और इस विद्रोह में अब्दुल गनी खान मारा गया। आगे बढ़ें। अब मथुरा के नए फौजदार हसन अली खान ने एक विशाल फौज लेकर के जाटों का दमन कर दिया, लेकिन जाट विद्रोही पूरी तरह कुचले नहीं जा सके। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि 1685 में जाट राजा राम के नेतृत्व में पुनः संगठित हो गए और भयानक विद्रोह छेड़ दिया। राजा राम ने 1688 ईस्वी में मुगीर खान को मार करके सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में तोड़फोड़ की और मनुची के विवरण के अनुसार राजा राम ने अकबर की अस्थियों को जला दिया। तो ये प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है। 1691 ईस्वी में राजा राम मारा गया। अब जाटों का अगला नेता चूड़ामन था, जिसने जाटों को संगठित कर एक प्रबल सैन्य शक्ति में परिवर्तित कर दिया, जो औरंगजेब के बाद मुगलों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किए। चूड़ामन एवं बदन सिंह ने भरतपुर में अपने राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार इसकी परिणति जो हुई स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना के रूप में हुई थी। आगे बढ़ें। अब बुंदेला विद्रोह पर एक नजर डालते हैं। तो ओरछा के चंपत राय ने शाहजहां की मृत्यु के बाद जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो उसमें उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था, जिसके बदले औरंगजेब ने ओरछा से जमुना तक के प्रदेश को जागीर में दे दिया था। बाद में औरंगजेब से स्वतंत्र बुंदेलखंड के मुद्दे पर इनका संघर्ष प्रारंभ हुआ। चंपत राय ने स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य के निर्माण की वकालत करनी शुरू की और औरंगजेब से इनका संघर्ष हुआ। अंततः इनके विरुद्ध औरंगजेब ने सैन्य अभियान किए और इन सैन्य अभियानों के क्रम में चंपत राय ने आत्महत्या कर ली थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध संगठित विद्रोह चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने शुरू किया और अंततः पूर्वी मालवा, जिसकी राजधानी पन्ना थी, उसमें एक स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना की। आगे बढ़ें। अब सतनामी विद्रोह पर चर्चा करते हैं। तो सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1657 में नारनौल में बीरभान नामक एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इस संप्रदाय के अनुयायियों में कृषक, दस्तकार और निचले जातियों के लोग शामिल थे। तो सतनामी विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था नारनौल पटियाला में तथा मेवात अलवर में था।
इनका प्रमुख व्यवसाय जो था खेती था और ये थोड़े बहुत व्यापार में भी संलग्न थे। सतनामियों के साथ औरंगजेब के संघर्ष की शुरुआत एक मुगल राजस्व अधिकारी द्वारा एक सतनामी का सर फोड़ने के साथ आरंभ हुआ। बाद में शाही फौज के एक व्यापक सैन्य अभियान के बाद ही सतनामियों को दबाया जा सका और अंततः सतनामी विद्रोहों का दमन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सिख विद्रोह पर एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि सिख जाति का प्रादुर्भाव 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलनों के काल में हुआ था। यह पंथ मूलतः एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में गुरु नानक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस संप्रदाय के अंतर्गत 10 गुरु हुए। सिखों का भी औरंगजेब के साथ भयंकर संघर्ष हुआ। दोस्तों, सिख गुरुओं से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत वीडियो में इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को मैंने रेखांकित किया है जो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगी। तो आइए इसे देखते हैं। तो गुरु नानक, इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक इस संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं जिनका जन्म तलवंडी नामक स्थान पर खत्री जाति में हुआ था। गुरु नानक ने करतारपुर नामक एक शहर बसाया और यहीं उनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई। गुरु नानक ने 5 उदासी यात्राएं की थी। जो इन्होंने यात्राएं की उन्हें उदासी यात्रा कहा जाता है और ऐसी यात्रा उन्होंने 5 यात्राएं की थी। इनके 2 पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य अंगद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, अपने पुत्र को नहीं। दूसरे गुरु जो थे वो गुरु अंगद थे। इनका जन्म पंजाब के फिरोजपुर में 1504 ईस्वी में हुआ था। 1539 ईस्वी में ये गुरु बने। अंगद ने पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी का आरंभ किया तथा लंगर व्यवस्था इन्होंने चलाया था। तो गुरु अंगद के संबंध में ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तीसरे गुरु गुरु अमरदास हुए। इनका जन्म अमृतसर के एक गांव में हुआ था। इन्होंने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह इसको मान्यता दी और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था गुरु अमरदास ने। चौथे जो गुरु हुए वो गुरु रामदास थे। ये अमरदास के दामाद थे। रामदास जो थे वो गुरु अमरदास के दामाद थे। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। अकबर के समकालीन थे ये। अकबर ने अमृतसर में एक भूमि का टुकड़ा इन्हें प्रदान किया था जिसमें अमृतसर एवं संतोषसर 2 तालाब थे। तो जो अमृत सरोवर था बाद में इसमें स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था और गुरु रामदास के समय से जो गुरु पद था वह वंशानुगत हो गया। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है गुरु रामदास के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। अब सिखों के जो 5वें गुरु थे वो गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने अमृत सरोवर में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था जिसकी आधारशिला एक सूफी संत के द्वारा रखी गई थी और उस सूफी संत का नाम था मियां मीर। गुरु अर्जुन देव को पहला शहीदी गुरु कहा जाता है क्योंकि जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दी थी। तो जहांगीर ने इनको फांसी इसलिए दिया था क्योंकि जहांगीर का जो शहजादा था खुसरो पुत्र, उसने जब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था तो तरन तारण में आकर के वह गुरु अर्जुन देव से मिला था और गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया था। तो जहांगीर को आशंका हुई और उन्होंने गुरु अर्जुन देव को पकड़ करके फांसी की सजा दे दी थी। तो ये पहले गुरु थे जिन्होंने राजनीति में भाग लेना शुरू किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सिखों के मूल ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन भी गुरु अर्जुन देव ने करवाया था और इन्होंने आध्यात्मिक कर वसूलने की प्रथा आरंभ की थी। तो ये गुरु अर्जुन देव के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं।
आगे बढ़ें। अब सिखों के जो छठे गुरु थे वो गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण दे करके एक सेना खड़ी कर ली। जहांगीर ने इन्हें ग्वालियर में 12 वर्ष तक कैद किया था, क्योंकि इन्होंने अपने पिता पर लगाए गए जुर्माने को चुकाने से इनकार कर दिया था। बाद में कैद से बाहर आने पर इन्होंने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया तथा अमृतसर के निकट शाही फौज को सिख योद्धाओं ने हरा दिया था। जो 7वें गुरु थे वे गुरु हरराय जी हैं। इन्होंने शाहजहां के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिकोह की मदद की थी, गुरु हरराय जी ने। 8वें गुरु गुरु हरकिशन साहब हैं। इनके गुरु बनने का औरंगजेब ने विरोध किया तथा इस समस्या का समाधान करने के लिए गुरु हरकिशन साहब को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया। इनकी मौत चेचक से हुई थी। ये इनके संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जो सिखों के 9वें गुरु हैं वो गुरु तेग बहादुर हैं। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इनकी एक अन्य उपाधि हिंद का चादर था और इस्लाम ग्रहण नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इनका सर कलम करवा दिया था, गुरु तेग बहादुर का। तो दूसरे शहीदी गुरु गुरु तेग बहादुर थे। सिखों के जो 10वें गुरु और अंतिम गुरु हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह। 9 वर्ष की उम्र में इन्हें गुरु पद मिला था। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। मुगलों के साथ चमकौर के युद्ध में इनके 2 पुत्र अजीत सिंह एवं जुझार सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि 2 बेटों जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह को औरंगजेब ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा समाप्त कर दी तथा गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मान लिया गया। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा के रूप में दीक्षित होने के लिए इन्हें दीक्षा प्रदान किया जाता था, जिसे पाहुल कहा जाता था। खालसा के जो खालसा बनते थे जो सिख, उनके लिए 5 ककार धारण करना अनिवार्य होता था। इस 5 ककार के अंतर्गत केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा शामिल हैं, जिन्हें प्रत्येक खालसा को धारण करना होता था। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है इनका। इन्होंने कहा था कि वे मुगलों के विरुद्ध चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को शेर बना करके खड़ा कर देंगे। इनकी हत्या 1708 में दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ में वजीर खान इसके द्वारा करवा दी गई थी। तो ये गुरु गोविंद सिंह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि इन विद्रोहों का स्वरूप क्या था, जो औरंगजेब के शासनकाल के प्रवर्ती चरण में या 17वीं सदी के उत्तरार्ध में जो हुए थे। तो आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाट विद्रोह के स्वरूप को समझने का प्रयास करें। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि जाट एक कृषक समुदाय के रूप में पंजाब, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ग्वालियर एवं जमुना नदी घाटी में फैले हुए थे। 1669 में जाटों ने तिलपत के जमींदार गोकला के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ किया। तत्पश्चात राजाराम, चूड़ामन, सूरजमल आदि जमींदारों ने इनका नेतृत्व किया और अंततः मथुरा क्षेत्र में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जाटों का जो यह विद्रोह था वह तत्कालीन 17वीं सदी के जागीरदारी एवं कृषि संकटों से प्रेरित था। दोस्तों, जो 17वीं सदी का जो कृषि संकट था या जागीरदारी संकट था, इसकी चर्चा मैंने मुगल साम्राज्य के पतन और जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत किया है। इसका विस्तृत विवरण आप उस वीडियो में देख सकते हैं। औरंगजेब के दक्कन अभियानों में जब सैन्य शक्ति के बल पर सफलता नहीं मिली, तब वह दक्कनी सरदारों को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में
पद एवं जागीर के लोभ के आधार पर दक्कनियों की शक्ति को तोड़ने का प्रयास किया। इस तथ्य से आप परिचित हैं। औरंगजेब की दक्कन नीति के तहत औरंगजेब की इस नीति से मुगल कुलीन वर्ग में मराठों एवं दक्कनियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई और उन्हें अच्छी जागीर प्रदान करने की समस्या उत्पन्न हो गई। जहांगीर के काल से ही जागीरों की जो अनुमानित और वास्तविक प्राप्त आय था उसमें अंतर होने लगा था। शाहजहां के शासनकाल में स्थिति और अधिक विकट हो गई थी। इसी कारण शाहजहां के काल में वार्षिक के बजाय जागीर के मासिक आय की प्राप्ति का प्रावधान किया गया था। जैसे सिमाहा जागीर वह जागीर था जिसमें जो अनुमानित आय का जो आधा भाग वसूली होता था, तो ऐसा जागीर सिमाहा जागीर कहलाता था। और ससमाहा जागीर होता था जिसमें अनुमानित आय से 1/4 वसूली ही हो पाती थी, उसे ससमाहा जागीर कहा जाता था। ससमाहा माने श्रेणी की जागीर। वस्तुतः दोआब क्षेत्र से बाहर जब मुगल शासन का विस्तार हुआ, उसी के साथ यह समस्या उत्पन्न होने लगी थी। अतः जागीरदारों ने अपने जागीरों का अत्यधिक दोहन करना प्रारंभ कर दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जागीर क्षेत्र के जमींदारों एवं अंततः कृषकों पर काफी दबाव बढ़ गया। कृषकों ने बढ़े हुए भूराजस्व की कमी के आधार पर जमींदारों का साथ दिया। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि इब्राहिम लोदी एवं अकबर के समय में जाटों ने भूराजस्व में कमी एवं इसके वसूली में अधिक स्वायत्तता की मांग प्रस्तुत की थी। तो इसका अभिप्राय ये है कि जाट जो है बढ़े हुए भूराजस्व दर से पहले से ही परेशान थे। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जाट विद्रोह आर्थिक कारणों से प्रेरित था, न कि औरंगजेब की असहिष्णु धार्मिक नीतियों के कारण, जैसा कि विद्वानों के एक वर्ग का मानना है। इस संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस विद्रोह में राजनीतिक संगठन जो बना था वह उसमें सगोत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जाटों ने स्वयं को कुल के आधार पर संगठित किया था, जिसकी तार्किक परिणति एक स्वतंत्र जाट राज्य के रूप में हुई थी। अतः इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक कारणों से प्रेरित होते हुए भी कालांतर में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो जाट विद्रोहों के स्वरूप पर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार आप इस अपना उत्तर देंगे। आगे बढ़ें। अब सिख विद्रोह पर हम चर्चा करते हैं। इसका स्वरूप क्या था? तो सिखों के मुगलों के प्रति विद्रोह को एक धार्मिक पंथ के द्वारा सामाजिक पृष्ठाधार में वृद्धि कर एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति बनने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि सिखों का वास्तविक विद्रोह गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिए जाने के साथ प्रारंभ होता है, परंतु यह घटना जो है उन संबंधों की तार्किक परिणति थी जो पूर्व के काल में मुगल शासकों एवं सिखों के बीच विकसित हुई थी। आइए इसे देखें। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि गुरु अर्जुन देव के समय से ही सिख एक पृथक धार्मिक पंथ के रूप में स्थापित हो चुके थे। साथ ही साथ अपने समतावादी सामाजिक संरचना के द्वारा ये अपने सामाजिक पृष्ठाधार में वृद्धि कर रहे थे, जिसमें असंतुष्ट कृषक वर्ग और जागीरदारों के शोषण से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या अधिक थी इनके अनुयायियों में। बाद के गुरुओं ने इस संप्रदाय का सैन्यीकरण करने एवं राजनीति में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। गुरु अर्जुन देव द्वारा विद्रोही खुसरों की सहायता प्रदान करना एवं जहांगीर द्वारा उन्हें मृत्युदंड देना इस तथ्य को पुष्ट करता है। गुरु तेग बहादुर के काल में पंजाब के पहाड़ी राज्यों की राजनीति में स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करना प्रारंभ हो गया था। उन्होंने मुगलों से निकाले गए पठान सेनापतियों जैसे हयात खान, नजावत खान, भीखन खान आदि को संरक्षण प्रदान किया गुरु तेग बहादुर ने। इनके उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर सिखों को एक स्पष्ट राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। अतः औरंगजेब एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति को, जिसका सामाजिक जनाधार था,
सहन नहीं कर सकता था। अतः संघर्षों की शुरुआत हो गई सिखों और मुगलों के बीच। अब हम लोग सतनामी विद्रोह पर एक नजर डालें। इनका स्वरूप क्या था? तो सतनामी भी कृषक समुदाय के लोग थे। इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। ये जाट थे। इनकी आबादी नारनौल एवं मेवात क्षेत्रों में थी। इनमें से अधिकांश आबादी जो थी भक्तिकालीन रविदास एवं दादू के अनुयायी थे। सतनामी ऊंची जातियों से विरोध के कारण ये सशस्त्र रहते थे। इनके विद्रोह का कारण भी तत्कालीन कृषि संकट अर्थात भूराजस्व की उच्च दरें एवं क्रूरतापूर्वक इनकी वसूली से जुड़ी हुई थी। हालांकि दमन के बाद इनका विद्रोह समाप्त हो गया। तो जाटों, सतनामियों एवं सिखों के अतिरिक्त बुंदेलों तथा अफगानों ने भी विद्रोह किए। इनका विद्रोह भी आर्थिक परिस्थितियों से प्रेरित था, परंतु प्रभाव के दृष्टिकोण से इनका महत्व नगण्य रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि औरंगजेब के काल में जो विद्रोह हुए थे उसकी पृष्ठभूमि में तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियां प्रमुखता से उत्तरदायी थीं। जैसा कि कहा जाता है कि ये विद्रोह जो हुए थे वो औरंगजेब के असहिष्णु धार्मिक नीतियों के परिणाम थे। लेकिन प्रस्तुत संदर्भ में दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें आप देख लीजिए। पहला कि इन विद्रोहों को दबाने में राजपूतों ने भी मुगलों का साथ दिया था, और दूसरा कि विभिन्न प्रकार के विद्रोही आपस में संगठित नहीं थे। सभी विद्रोही निजी लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। तो विद्रोहों का जो ये स्वरूप था ये धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित नहीं थे, लेकिन विद्रोही एवं शासक वर्ग दोनों ने ही अपना पक्ष मजबूत करने के लिए धर्म का सहारा अवश्य लिया था। यदि इसमें धार्मिक भावनाएं शामिल भी थीं तो केवल आकस्मिक रूप से। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए आप सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।